नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए जनरल क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आए हैं, जो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ज़रूर हमारे इस क्वेश्चन को या ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये लेक्चर आप सबको कैसा लगा ये यार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोयाबीन की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है। यानी सोयाबीन की अगर हमें खेती करना है तो उसके लिए भूमि का पीएच मान क्या होता है, सॉइल जो पीएच मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। सॉइल पीएच मान यानी भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो भूमि का जो पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5। अब एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि कृषि फसलों की क्या कृषि फसलों के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान कौन सा माना जाता है। किसके लिए, कृषि फसलों के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान कौन सा अच्छा होता है या सूटेबल होता है या अच्छा होता है। तो वो भी होता है 6.5 से 7.5 होता है। कौन सा 6.5 से 7.5 होता है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, लीची का जन्म स्थान, ओरिजिन प्लेस ऑफ लीची, यानी लीची का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है। तो चीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चीन। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि लीची के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी लीची का प्रोडक्शन जो होता है तो उसमें भारत का विश्व में कौन स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका, चीन का। ये ध्यान रखना। अगर पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस देश का है, तो चीन का है। लीची के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहला चीन का, दूसरा भारत का। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता, आम का काला सिरा रोग होने का कारण, यानी ब्लैक टिप बीमारी जो होता पहले हमें ये पता होना चाहिए ब्लैक टिप बीमारी किस में होता, आम में होता है। किस में, आम में। जैसे हिंदी में बोलते आम का कोयली रोग या बोला जाता है काला सिरा रोग। अब ये किसके कारण होता है भट्ठे जो होते हैं उनके धुएं से निकले हुए गैस SO2 और CO, दो गैस होती है। इसमें केवल एक दिया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों गैस निकलती हैं। जो चिमनी यानी भट्टे होते हैं उनके जो धुएं निकलते हैं जब ईंटा पकता है तो उन्हीं उनमें ये दोनों गैसें निकलती हैं जो आम के लिए हानिकारक होती है। किसके लिए, आम के लिए हानिकारक होती हैं। तो आप सब देखे होंगे कि आम का जो नीचे का सिरा होता है क्या होता है, वो ब्लैक हो जाता है, यानी काले कलर का हो जाता है। कि नीचे का सिरा जो होता है ब्लैक यानी काले कलर का हो जाता है। तो ये होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक टिप बीमारी। तो किसके कारण होता है, ईंट के यानी भट्ठे से निकले हुए धुएं जिसमें जो गैसें होती है CO यहाँ पर कर लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इन्हीं गैसों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फूलगोभी में बटनिंग का मुख्य कारण क्या है। यानी बटनिंग मतलब ये होता है कि जो फूल गोभी होता है उसका जो मतलब पुष्प जो फूल होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे बटन के आकार का ही रह जाता है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होते, छोटे छोटे बटन के आकार का ही रह जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की कमी के कारण फूल गोभी में बटनिंग बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते। अगर देखा जाए 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते, तो 2.47109 एकड़ होते हैं। अगर 1 हेक्टेयर में एकड़ पूछेगा तो 2.47109 एकड़ होते। अगर पूछ लेता 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होते हैं। ये ध्यान रखना। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ है, तो ये हो जाएगा 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप नापने का पैमाना क्या है। जैसे आज तो कोई भूकंप आता तो उस मापने का पैमाना क्या होता है, रिक्टर स्केल हो जाए। क्या हो जाएगा, रिक्टर स्केल होता। तो भूकंप मापने का पैमाना हो जाए, रिक्टर स्केल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्याज में तीखापन किसके कारण होता है। प्याज जो होता है उसमें तीखापन किसके कारण होता है, तो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। ये ध्यान रखना, प्याज में तीखापन किसके कारण, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, लहसुन में गंध आने का कारण, यानी हल्का सा उसमें गंध आता है तो किसके कारण आता है लहसुन में, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ये ध्यान रखना, अगर गंध पूछेगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड तथा एलेसिन यौगिक के कारण, ये दोनों महत्वपूर्ण है। प्याज में हमने जो बताया वो भी महत्वपूर्ण है। लहसुन में गंध आने का कारण एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड या एलेसिन यौगिक के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता, खेत समतल ना होना, यानी खेत समतल ना होना अर्थात ऊंचा नीचा होना
अर्थात ऊंचे नीचे होने पर सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी? अगर खेत हमारी ऊबड़ खाबड़ यानी ऊंची नीची होती है तो उसमें सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है या उपयुक्त होती है? तो बौछारिये। कौन से? बौछारिये विधि अच्छी, यानी बौछारिये विधि से वहाँ पर सिंचाई कर सकते हैं। तो कौन सी विधि सिंचाई के लिए उपयुक्त होती है, अच्छी मानी जाती है? तो बौछारिये विधि। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। भूमि के अम्लीय होने का कारण, यानी जो हमारा सॉइल होता है किसके कारण अम्लीय होता है? हाइड्रोजन आयनों की अधिकता के कारण। हाइड्रोजन आयन की अधिकता के कारण, ये ध्यान रखना। भूमि एसिडिक क्यों होता है? तो हाइड्रोजन आयन की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 12। बागों में सिंचाई की उपयुक्त विधि है, यानी जो हमारे बाग होती, बागवानी होती है या बाग हम लगाए रहते हैं, उसमें किस विधि से सिंचाई किया जाता है? तो थाला विधि। क्या हो जाएगा? थाला विधि, जिसे हम बोलते हैं रिंग मेथड। जिससे क्या बोला जाता है? रिंग मेथड। यानी हम पेड़ के चारों तरफ एक मतलब मिट्टी के ऐसे चारों तरफ उसके घेर देते हैं, थोड़ा छोड़ के जगह, तो उसके बीच में पानी भर देते हैं पेड़, तो क्या होता है? वही थाला बन जाता है। मतलब पेड़ के चारों तरफ हम मिट्टी करके एक नाली बना देते हैं पेड़ के चारों तरफ, उसी में पानी भर देते हैं, तो उसी बोला जाता है थाला विधि बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय जो भूमि होती है वैसे देखा जाए तो 7 से अधिक होगा, लेकिन तो यहाँ अधिक क्षारीय पूछा गया तो 8.5 से अधिक होगा। कितना? 8.5 से अधिक होगा। अगर वैसे अब यहाँ पर पीएच, तो अम्लीय भूमि का अगर पूछ लेता तो 7 से कम होता, क्षारीय भूमि का 7 से अधिक होता, लेकिन तो यहाँ पर अत्यधिक क्षारीय पूछा है, इसमें दिया नहीं, लेकिन तो यहाँ पर अत्यधिक क्षारीय तो 8.5 से अधिक होगा। अब ये होगा कि उदासीन भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ये ध्यान, 3 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अम्लीय भूमि का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय भूमि का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता। अब आ जाता है NaA का पूरा नाम। NaA का पूरा नाम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हो जाए। क्या हो जाए? Na। अब ये क्या है? इसका Na क्या है? ये समझ लीजिए जैसे फल तथा फूल को गिरने से रोकने के लिए एक हार्मोन उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा आम हो गया, आम में फ्लावर तथा फल तथा फूल उसके ड्रॉप हो जा रहे हैं, तो उसको एक कंट्रोल करने रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसका ट्रेड नेम अगर पूछ लेता व्यापारी ना, प्लेनोफिक्स हो जाए। क्या हो जाएगा? प्लेनोफिक्स। यानी ट्रेड नेम अगर NaA का पूछेगा तो क्या हो जाए? प्लेनोफिक्स। क्वेश्चन नंबर 15। आम का मूल स्थान या जन्म स्थान, यानी वही नेटिव प्लेस पूछ रहा है या वर्जिन प्लेस, दोनों पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाए। वर्जिन प्लेस पूछेगा या नेटिव प्लेस, दोनों का आंसर सेम रहेगा, यानी उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है, तो आम का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, तो इसमें यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें पूछा किस नाम से जाना जाता है, पूछ सकता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोनों ही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17। सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जाती है? ये ध्यान रखना, सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो ड्रिप इरिगेशन, यानी टपकदार सिंचाई से। किससे? टपकदार सिंचाई से। क्वेश्चन नंबर 18। गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्या? यानी गेहूं में सिंचाई की कौन सी अवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो CRI, क्राउन रोड इरिगेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं ताजमूल या शिखर जड़ बनने की अवस्था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था CRI होता है। क्वेश्चन नंबर 19। गन्ना व आलू की फसल के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि बताइए। यानी गन्ना तथा आलू में हम सिंचाई किस विधि से करते हैं, ये बताना है। तो कुंड विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं? फरो मेथड। तो आप सब देखे होंगे गन्ना तथा आलू में हम नाली बना देते हैं, क्या नाली पे गन्ना बो देते, तो उसी तरह आलू की बुआई, तो क्या होता है? उसी को हम कुंड बोला जाता है। क्या? कुंड। तो उसी में हम पानी भर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कुंड विधि से सिंचाई करते हैं। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। हेरिंग बोन प्रणाली किससे संबंधित है? जल निकास से। यानी जल निकास की विधि है क्या? हेरिंग बोन प्रणाली किससे संबंधित है? जल निकास से। मतलब ये जल निकालने की एक विधि होती है। अगर खेत में पानी अधिक भर जाता है तो उसको निकालने की एक विधि होती है हेरिंग बोन। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। फूल गोभी में फूल का बदरंग होकर भूरा रंग यानी ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होता है? आप सब देखे होंगे जो फूल गोभी का फ्लावर होता है कभी कभी ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा? ब्राउन कलर। तो ये ब्राउनिंग हो जाता है किस तत्व की कमी से होता है? तो बोरान की कमी से होता है।
तो ये भी महत्वपूर्ण है। ब्राउनी किससे संबंधित है? फूल गोभी से। अब क्या होता है फूल गोभी में? ब्राउनी जो हमारा फ्लावर होता है वो ब्राउन रंग का हो जाता है, किसकी कमी से? बोरान की कमी के। अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, मिर्च में चरपराहट यानी तीखापन या चरपराहट का कारण इसमें पूछ रहा है। तो कैप्साइसिन, मिर्च में तीखापन या चरपराहट का कारण क्या हो जाएगा? कैप्साइसिन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता। तो महत्वपूर्ण, मिर्च में तीखापन या चरपराहट का कारण कैप्साइसिन। अगर यहीं पर पूछ लेता मिर्च में लाल रंग का कारण, तो क्या हो जाएगा? कैप्सेथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप्सेथीन हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन, तीखापन या चरपराहट तो कैप्साइसिन, अगर लाल रंग तो कैप्सेथीन। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, पकने पर मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता? तो कैप्सेथीन के कारण होता। तो वही क्वेश्चन आ गया जो हम बता रहे थे आप सबको आगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, ऊसर मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो हमारी ऊसर भूमि होती है उसमें घुलनशील लवण कितने प्रतिशत लगभग पाए जाते हैं? तो 2% से अधिक। अब ऊसर क्या होता है? जो जमीन काफ़ी समय से लिए पड़े रहता है, जिसमें मतलब 2-4-10 साल से पड़े रहते हैं, जिसमें कोई हम खेती नहीं करते, वो क्या होता है? ऊसर हो जाती है धीरे धीरे। तो उसमें घुलनशील लवण की मात्रा कितनी होती है? 2% से अधिक पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता, फल वृक्षों में सिंचाई की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये महत्वपूर्ण। ये जो हमारी बागवानी फसलें होती, बागवानी फल होते हैं, उनमें हम सिंचाई किस विधि से करते हैं? तो थाला विधि से करते हैं। किससे? थाला विधि से किया जाता है। ये ध्यान रखना कि फल वृक्षों में सिंचाई कौन सी विधि से की जाती है? तो थाला विधि से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की मात्रा होती है, यानी 1 हेक्टेयर में कितने अगर 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर पानी भरा जाए तो लगभग कितने लीटर पानी होंगे? इसका कहने का मतलब ये है कि 1 हेक्टेयर खेत तो उसमें 1 सेंटीमीटर पानी भरेंगे तो कितना लीटर पानी होगा? तो 1 लाख लीटर पानी होगा। कितना? 1 लाख लीटर। यानी 1 हेक्टेयर खेत है, अगर उसमें हम देखा जाए 1 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं टोटल चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर, तो कितने लीटर पानी हो जाएंगे? 1 लाख लीटर पानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लीची में व्यावसायिक प्रसारण किस विधि से किया जाता है? यानी कमर्शियल रूप से जो प्रोपोगेशन किया जाता है किस विधि से किया जाता है? एयर लेयरिंग विधि से। किससे? एयर लेयरिंग विधि से किया जाता है। ये ध्यान। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में शुष्क क्षेत्रों एरिड जोन में लगाने हैं तो कौन सा फल सबसे उपयुक्त होता है? यानी जहाँ पर शुष्क एरिया रहता है उसमें हम किस फल की खेती कर सकते हैं? तो बेर है, सबसे ज़्यादा बेर की खेती कर सकते, क्योंकि बेर को अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 28, अधिक पीएच मान वाली मृदा के लिए उपयुक्त फल है? मतलब अधिक पीएच मतलब क्षारीय के अंतर्गत कौन सी उपयुक्त फल होती है या कौन सा फल उपयुक्त होता है अधिक पीएच वाले मान? तो आंवला। क्या हो जाएगा? आंवला। ये किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? विटामिन सी। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि आंवला किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 29, शीत गृह में भंडारण किए गए फलों की कोल्ड स्टोरेज लाइफ बढ़ने के दर का कारण है? श्वसन की दर घटाना। अगर हम भंडारण कोई चीज़ किए हैं, उस फलों की अगर हम स्टोरेज लाइफ मतलब लंबे समय तक स्टोरेज करना है तो उसे बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? श्वसन की दर घटाना। श्वसन की दर हमें घटाना पड़ेगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है, बरसाई ड्वार्फ एवं अमृत सागर किसकी उन्नत किस्म है? बरसाई ड्वार्फ अमृत सागर इज द वैरायटी ऑफ केला की। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बरसाई ड्वार्फ और अमृत सागर किसकी वैरायटी है? केला की। क्वेश्चन नंबर 31, पात गोभी की आदर्श बीज दर या ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? यानी पात गोभी की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए जो हम नर्सरी में डालते हैं? तो 400 से 500 ग्राम होना चाहिए। 400 दिया लेकिन तो समझ लेना 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है, संतुलित आहार में कम से कम कितने ग्राम सब्जी होना चाहिए? यानी एक व्यक्ति को एक संतुलित आहार अगर लेता पड़े तो उसको कितना सब्जी रोज खाना चाहिए? तो 300 ग्राम खाना चाहिए। ये ध्यान रखना, हमें प्रतिदिन कितनी सब्जी लेना चाहिए? 300 ग्राम। अब 300 ग्राम में केवल आलू ही नहीं खाए जाएंगे, क्यों? या अगर 300 ग्राम जैसे ये लोग कहते हैं तो टमाटर ही केवल नहीं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो 125 ग्राम 300 ग्राम में अगर हम डिवाइड करते हैं क्या क्या होना चाहिए? 125 ग्राम हरी पत्तीदार सब्जी होनी चाहिए। क्या? 125 ग्राम हरी पत्तीदार सब्जी। 100 ग्राम जड़ और कंद होना चाहिए, ट्यूबर और रूट होना चाहिए।
और 75 ग्राम अदर होना चाहिए। क्या है, 75 ग्राम अदर होना चाहिए। तो हमारा कितना हो गया 300 ग्राम हो गया। 125 100 प्लस 75 300 ग्राम होना चाहिए। तो 300 ग्राम में 125 ग्राम हरी पत्तीदार सब्जी, 100 ग्राम जड़ कंद वाली और 75 ग्राम अदर सब्जी होने। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है, गाजर किस तत्व को या गाजर में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। गाजर किस तत्व को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है, which एलिमेंट जिसको अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। तो पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब क्वेश्चन नंबर 34, आलू में किस सुप्त अवस्था में डॉर्मेंसी ब्रेकर, मतलब डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तोड़ा जा सकता है। पोटैटो डॉर्मेंसी ब्रेकर कौन सा होता है, तो पहला एक थायोयूरिया, जो सबसे महत्वपूर्ण थायोयूरिया हो जाएगा। उसके बाद इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन हो जाएगा और पोटेशियम थायोसाइनेट। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो हमारा थायोयूरिया होता है, जो पोटैटो होता है उसका डॉर्मेंसी ब्रेकर के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फलों के रस के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट को किस मात्रा में मिलाया जाता है, या कितना मात्रा मिला होना चाहिए। ये यहाँ पर है कि फलों के रस के संरक्षण हेतु तो सोडियम बेंजोएट के कितना % मात्रा हम मिलाते हैं, कितना % मात्रा मिलाया जाता है। तो 0.06 से 0.10% जो होता है मिलाया जाता है। अगर फलों का संरक्षण करना है तो सोडियम बेंजोएट का हम कितना % मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो 0.06 से 0.10% होता है। क्वेश्चन नंबर 36, नेत्र या आँख संबंधी विकार से संबंधित विटामिन कौन सा है, यानी आँखों की अगर हमें आँखों में बीमारी हो जाती है या विकार हो जाता है तो कौन सा विटामिन उसके लिए अच्छा माना जाता है, विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रतौंधी, जो आँखों से संबंधित है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो ये हमारे जनरल क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे आप सबके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, धन्यवाद।